नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और फोकस करेंगे सबसे पहले राइस और व्हीट पर, जहां पर एक बड़ा झटके की न्यूज। दरअसल गवर्नमेंट ने जो स्टेट को अंडर ओएमएसएस जो स्टॉक प्रोवाइड करती थी उसको डिसकंटिन्यू करने का ऐलान किया है। ऑल्दो कुछ रीजन्स रहेंगे जहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इसके मायने क्या है, क्यों ये कदम उठाया गया है, क्या असर इसका होगा अवेलेबिलिटी और प्राइसेस को लेकर, इस पर करेंगे फोकस। बात करेंगे एडिबल ऑयल्स की कि क्या यहां से खाने के तेल और सस्ते होते हुए दिखेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर एक कदम सरकार ने यहां पर उठाया है, और साथ ही फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर, खासतौर से बुलियंस और एनर्जी पैक को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए। फेड के सख्त रुख के बाद क्रूड नीचे आया है, यहाँ से क्या नई रेंज बन रही है, प्राइसेस को लेकर क्या व्यू है, इस सब पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ है केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के वीपी रविंद्र राव, जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई, और साथ ही ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट विजय सेठिया हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले बात करेंगे खबर जो राइस और व्हीट से जुड़ी हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दरअसल सरकार ने प्राइसेस को चेक में रखने के लिए जो राइस और व्हीट स्टेट्स को देती थी अंडर ओएमएसएस, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। क्यों ये कदम उठाया गया है, क्या असर इसका होगा, इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि ये इस स्टेप के पीछे की मंशा आप क्या देखते हैं, क्योंकि एक तरफ रिकॉर्ड उत्पादन की बात सरकार कर रही थी, उसके बाद ये कदम सरकार उठा रही है, तो इसको कैसे एनालाइज करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि कई सारी गवर्नमेंट्स हैं जो काफ़ी सारी स्कीम्स चला रही हैं पुअर पीपल के लिए, वो कितना इम्पैक्ट होगी, ये सब पहलू समझने की ज़रूरत है। इस पर करेंगे बातचीत, लेकिन क्योंकि हमारे साथ विजय जी थोड़ी देर में कनेक्ट होंगे, भी कनेक्टेड नहीं है, तो तब तक हम एडिबल ऑयल्स की बात कर लेते हैं। दरअसल भारत दुनिया में सबसे बड़ा खरीदार है, और जो इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर डिसीजन लिया गया है उसके क्या मायने रहेंगे उसको समझते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी 17.5% से घटकर 12.5% की गई है। नीरव देसाई हमारे साथ मौजूद भी है। नीरव जी बताइए, सोयाबीन ऑयल पर ड्यूटी घटाई गई है, सनफ्लावर ऑयल पर ड्यूटी घटाई गई है, और कल इनफैक्ट जो रशिया डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, अगर वो खटाई में पड़ती भी है तो आकलन यही था कि सनफ्लावर ऑयल पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है, और ऐसे में अब ये ड्यूटी कम करने की खबर आई है। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को और इसके इम्पैक्ट को? सो बेसिकली ऐसा है कि गवर्नमेंट ने रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल पे ड्यूटी रिडक्शन करी है। अभी तक के रिकॉर्ड में हम रिफाइंड पाम ऑयल या पामोलिन तो इंपोर्ट करते हैं, बट रिफाइंड सनफ्लावर और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल हम अभी तक इंपोर्ट नहीं करते हैं। और ये ड्यूटी स्प्रेड रिड्यूस करने के बाद भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत कोई बड़ा सनफ्लावर ऑयल रिफाइंड या रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट बन सकता है। बट आई थिंक ये एक इंडिकेशन है इंडस्ट्री के लिए कि भाई गवर्नमेंट इज वेरी वेरी कॉन्शियस ऑन इन्फ्लेशन, ऑन कीपिंग द प्राइसेस अंडर चेक इन एडिबल ऑयल्स। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इंडिकेशन हमारे लिए है। बट सामने एक और चीज बोलूंगा कि अगर हम WPI इंडेक्स को देखें तो होलसेल इंडेक्स तो पहली बार नेगेटिव गया है फॉर लास्ट मंथ। तो इन्फ्लेशन वैसे काफी कंट्रोल में है, और कई बार फॉर एडिबल ऑयल्स हम एज अ फोरम बताते आए हैं कि एडिबल ऑयल के प्राइसेस काफी घट चुके हैं। जो लास्ट ईयर 1800, 1900, $2000 के एडिबल ऑयल के प्राइसेस थे, वो आज की तारीख में $800 to $900, मैक्सिमम $1000 की रेंज में है। सो प्रैक्टिकली हम 50% वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें कि 2010-12 से लेके 22-23 में एडिबल ऑयल्स का प्राइस ट्रेंड क्या रहा है, तो $600 to $900 के बीच में ही एडिबल ऑयल्स रहे हैं, जबकि बाकी सारी कमोडिटीज वर्ल्ड वाइड एक 5% 10% प्राइस राइज रही। मतलब हर 5 साल में डबल, या हर 8 साल में 10 साल में 2.5 टाइम्स हुई है। एडिबल ऑयल्स वैसे भी बहुत स्टेबल था, और हम वापस ये 10 साल के प्राइस बैंड में आ गए हैं। सो एडिबल ऑयल्स में वर्ल्ड वाइड कोई ऐसा बहुत बड़ा स्कोप रिडक्शन का अब फर्दर नहीं है। सो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ठीक है, एक अजाइल है, बट ये सब स्टेप से कोई एडिबल ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा आई वुड से रीजनेबली प्राइस्ड है, और इससे ज्यादा अगर हम रिडक्शन लाने की कोशिश करेंगे तो हमारा फार्मर बहुत ज्यादा हर्ट होगा, और लॉन्ग टर्म में ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है वो फिर रिडक्शन की ट्रेंड पे चले जाएगा। अब इसी के साथ में अगर हम मार्केट्स की बात करें, जी जी, तो अगर हम मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट बहुत रेंज बाउंड रहा है। एक फॉलिंग ट्रेंड जो प्राइसेस में चल रहा था वो पिछले वीक 10 डेज से रिड्यूस हुआ है, बट
फिर भी ओवरऑल ऑयल पैक में कहीं भी बहुत बड़ी तेजी की कोई सिचुएशन नहीं है। पाम ऑयल की अवेलेबिलिटी बहुत सुगम है। उल्टा बोलूंगा, सनफ्लावर ऑयल जो बहुत ही प्रीमियम ऑयल है, जिसको हिंदी भाषा में हम बोलेंगे राजा तेल है, वो आज की तारीख में बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है। बहुत ही कम डिफरेंस में पाम से वो मिल रहा है। सोया के नियरली प्राइस टू प्राइस हमको मिल रहा है। सो आज अच्छी खासी सप्लाई वर्ल्ड वाइड है। थोड़ा बहुत सोयाबीन ऑयल में अर्जेंटीना का जो ये कैंपेन है डॉलर पेसो का, वो खत्म होने से और शिकागो की एक रैली आने से थोड़ा प्राइस ऊपर गया है। बट उसके सामने इंडिया एक बहुत ही प्राइस कॉन्शियस कंज्यूमर है। इंपोर्टर्स ने सोयाबीन ऑयल के ऊपर फोकस रिड्यूस करके सनफ्लावर ऑयल पे बढ़ा दिया है, और जहां सनफ्लावर ऑयल नहीं जा रहा था उन उन एरियाज में भी अब सनफ्लावर ऑयल अब पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। सो नेट नेट कंज्यूमर को एक रीजनेबली प्राइस्ड ऑयल अभी भी मिल रहा है। हाँ, इनफैक्ट नीरव जी, जैसे आपने कहा, अगर हम पिछले 2 महीने का भी हिसाब किताब देखें तो एक चीज़ तो क्लियर रही है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अब तक जो भी रहा है एडिबल ऑयल्स के लिए, वो कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्री तो पहले से डिमांड कर रही थी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़नी चाहिए, क्योंकि प्राइसेस कुछ ऑयल्स के एमएसपी के नीचे इनफैक्ट ट्रेड कर रहे हैं, जो बात आपने भी मेंशन की। अब समझना ये चाहेंगे कि अब इस डेवलपमेंट के बाद डेफिनेटली अगर इंपोर्ट ड्यूटी कट की है तो अवेलेबिलिटी और बढ़ती हुई दिखाई देगी। प्राइसेस ऑलरेडी इतने नीचे आ चुके हैं, तेजी के तो कोई समीकरण बन ही नहीं रहे हैं, लेकिन क्या प्राइसेस यहां से भी और नीचे जा सकते हैं या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन करेंगे इस डेवलपमेंट के बाद? वो तेल तो आप दिल्ली से उतना ही निकाल पाएंगे जितना रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें हम ऑलरेडी बहुत सारा तेल निकाल चुके हैं मंदी का। ज्यादा बड़ी मंदी वर्ल्ड वाइड नहीं आती दिख रही है, यहाँ इंडिया में भी नहीं आती दिख रही है। जो मस्टर्ड हमारा एमएसपी के प्राइस लेवल पे रहना चाहिए, वो एमएसपी से कहीं ना कहीं नीचे ही थोड़ा बिक रहा है। फार्मर को अच्छे प्राइजेस नहीं मिल रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी कोई बड़ा मंदी का ट्रेंड अभी नए सिरे से आ सकता है। बट हमें एज अ कंज्यूमर और एज अ गवर्नमेंट दोनों चीज को समझना पड़ेगा कि जो इसका तलिया है वो अगर ऑलरेडी हिट कर चुका है तो हम नया इस पे कोई भी मेजर लाके कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। और ये जो सनफ्लावर रिफाइंड और सोयाबीन रिफाइंड की ड्यूटी रिडक्शन है, ये उल्टा डिस्करेज कर रही है इंडस्ट्री को कि वो ज्यादा रिफाइनिंग कैपेसिटी या हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन का काम ना करे। फिर अगेन ऑन लॉन्ग टर्म हम वल्नरेबल हो जाते हैं इंटरनेशनल सप्लाईज के ऊपर, और हमारे यहाँ इंटरनली इंडिया में कैपेसिटीज बिल्टअप नहीं होती है। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि ऑलरेडी प्राइसेस आर। नीरव जी, संक्षेप में एक आखिरी सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी कि ऑलरेडी हमने देखा है कि इंडस्ट्री अंडर स्ट्रेस रही है, और प्राइसेस भी अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस जनवरी से लेकर अब तक मोर देन 30% नीचे आ चुके हैं। कि परसेंटेज टर्म्स में अगर एक सेंस आप दे सकें कि कितनी रिफाइनरीज हैं, कितने परसेंटेज ऑफ रिफाइनरीज हैं जो जो प्राइसेस ट्रेंड की वजह से नॉन फंक्शनल है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी किन लेवल्स पर है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमेशा से इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। हमारे यहाँ बिटवीन 60 to 65% हायर साइड पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा से यूफोरियाटिक ही रही है। जब 2 साल इंडस्ट्री पैसा कमाती है तो घर ले जाने के बजाय वापस री इन्वेस्ट ही करती है, और ऐसा ही 2021-22 की कमाई के बाद 23 में हम अक्रॉस इंडिया यही देख रहे हैं कि रिफाइनिंग कैपेसिटी, क्रशिंग कैपेसिटी सब जगह बढ़ रही है। नॉन फंक्शनल क्रश प्लांट्स, नॉन फंक्शनल रिफाइनरीज को किसी ना किसी फंक्शनल कंपनी ने खरीदा है। सो ओवरऑल रिफाइनिंग कैपेसिटी हमारे पास काफी ऑलरेडी स्पेयर अवेलेबल है, और ये वैल्यू एडिशन हम यहाँ नहीं करके लॉन्ग टर्म में एक रॉन्ग इंडिकेशन इंडस्ट्री को दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, और ये स्टेप का कोई बहुत बड़ा असर प्राइसेस पे लोअर लेवल पे आना पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए, शुक्रिया नीरव जी अपने व्यूज देने के लिए, इस डेवलपमेंट पर, प्राइस इम्पैक्ट पर भी अपने व्यूज शेयर करने के लिए। अब बात करेंगे राइस और व्हीट की, और हमने देखा है कि सेंटर ने जो सेंट्रल पूल से राइस या व्हीट की बिक्री करती थी ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स को, उसको डिसकंटिन्यू करने का ऐलान किया है। और ये ऐसा कदम है जो कि कुछ स्टेट्स को, इंक्लूडिंग कर्नाटका जैसे स्टेट्स जो कि पुअर को फ्री ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं, उनको सीधे हिट करेगा। विजय सेठिया हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे, एक तरफ रिकॉर्ड उत्पादन की बात हो रही है, दूसरी तरफ सरकार ये कदम उठा रही है, इस कदम को उठाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या चिंता है, क्या व्यू है आपका?
देखिए, ऐसा गवर्नमेंट का जो विजन है वो इस बार अगर मॉनसून डिस्टरबेंस का भी उनको फिक्र है, ठीक है, और यहाँ पे लोगों को चावल और गेहूं, गेहूं तो वर्ड मैं यूज नहीं कहूंगा, कि आटा अगर सही समय पे उनको मिलता रहे वो ठीक है। तो जो ये बात आपने बीच में कही, कर्नाटका का आपने नाम लिया, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर ये फ्री, मतलब सेंटर से कम रेट पे गेहूं चावल लेके और उसको जब फ्री बांटते हैं, वो सही लोगों तक भी नहीं पहुंचता और ये स्कीम्स मिस यूज हो रही हैं। तो वो चावल पिलफरेज होके फिर वापस एफसीआई को चला जाता है या वो थोड़ा प्रोसेस हुआ एक्सपोर्ट में चला गया। तो गवर्नमेंट का कदम देश के हित में तो मैं समझता हूँ ठीक है। और जो इन्होंने इस पॉलिसी में ये भी बात रखी है कि हम ओपन ऑक्शन करेंगे और उसके अंदर इन्होंने छोटी क्वांटिटी के बायर को भी 10 टन वाले को भी अलाउ किया है, 100 टन वाले को अलाउ किया है। तो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि गांव में भी आटा मिले लोगों को, शहर में भी आटा मिले, गांव में भी चावल मिले, शहर में भी मिले। लेकिन ये जो मिस यूज फ्री बी के नाम से हो रहा है उसको भी कुछ नकेल लगेगी, मेरा ये मानना है। लेकिन यहाँ एक चीज मैं जरूर कहूंगा जो भारत सरकार को और राज्य सरकारों को देखनी जरूरी है कि अगर सरकार के पास गेहूं का आटा बनाने की मशीनरी नहीं है, गेहूं को सुखाने के लिए ड्रायर्स नहीं है, तो आप गेहूं के व्यापारी बने हो और इतना बड़ा स्टॉक ले लेते हो। इस पॉलिसी को रिव्यू करो, आपकी कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ती है, आपका उस मटेरियल के ऊपर पेस्टिसाइड यूजेस भी होती है, क्वालिटी डिटीरियोरेशन जो है, इसको चेक करने के लिए अब समय है कि गवर्नमेंट शुड रिव्यू द पॉलिसी और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स जो हैं उनका एक्सपोर्ट करवा के हम अपने यहाँ लोगों के लिए बाकी जरूरत की चीजें भी ला सकते हैं। ये टोटल एक्सपोर्ट बैन अगर रॉ मटेरियल पे किया जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के लिए गवर्नमेंट को एक छोटा सा सेगमेंट बनाना चाहिए जहाँ से लोग एनकरेज हो, काम कर सकें। और दूसरा प्रॉब्लम जो है, राज्य सरकारें रॉ मटेरियल पे मार्केट फीस व टैक्स लगा देती हैं और जिसका रिजल्ट डेवलपमेंट में रुकावट आती है, इंडस्ट्री उस फील्ड में कम आती है। हरियाणा के अंदर फ्लोर मिलें नहीं है, पंजाब में फ्लोर मिलें नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। संक्षेप में विजय जी, फिर एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो जिन राज्यों ने स्कीम शुरू कर दी थी जैसे कर्नाटका, अब उन पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो स्कीम बंद करेंगे या अपने कोटे से करेंगे? वहां आप क्या असर देखते हैं उन स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स को? साथ ही साथ आप महंगाई पर क्या इम्पैक्ट देखें इस डेवलपमेंट का? मेरा ये मानना है कि ये स्कीमें जो है ये गरीब के पास नहीं पहुंचती, बहुत पहुंचती है। आज से अगर 20 साल पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि 6 पैसे फंड डेवलपमेंट में बांटते रह जाते हैं, वही चीजें इस बात पे भी लागू। आप देखिए गवर्नमेंट को हर साल टोटल राइस मिलर्स की फुल स्लेकिंग करनी पड़ती है कि तुम्हारे पास पैडी कहाँ से आई, अभी तो पैडी नहीं आई, आप सिर्फ गवर्नमेंट पैडी रिकॉर्ड कर रहे हो। चावल पैडी खरीदी आपने, पैडी अंदर नहीं है, चावल पड़े हैं, वो पुराने पड़े हैं और वो भी बैग हुए होते हैं। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जिस पे गवर्नमेंट के कंट्रोल्स अच्छे नहीं बन पाए। और मैं समझता हूँ कि चावल इंडिया में, अनाज गेहूं भी इतना सस्ता है, घर की जरूरत पूरी करने के लिए हमारे यहाँ हर आदमी की आमदन सही है, देश की आमदन, लोगों की आमदन भी बढ़ी है और साधन भी है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जी जी, ठीक है। चलिए, शुक्रिया विजय जी आपका आने के लिए, शो में अपने व्यूज देने के लिए। क्विकली ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अजय केडिया रविंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेंगे स्ट्रैटेजीज। जब वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अजय केडिया रविंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। सबसे पहले सोने चांदी की बात कर लेते हैं, जहां पर प्रॉफिट टेकिंग हमने बढ़ते हुए देखी है। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी गोल्ड $1950 के नीचे आ चुका है और सिल्वर में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। फेड ने जो इंडिकेशन दी है आगे मोर रेट हाइक्स को लेकर, वो शायद बुलियंस को पसंद नहीं आया है और इसीलिए हम ये प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। रविंद्र, आप कैसे देखते हैं फेड स्टेटमेंट्स को और जो रिएक्शन हम देख रहे हैं बुलियंस पर, क्या व्यू रहेगा इन लेवल से? गुड मॉर्निंग दीपाली। मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन था कि वो पॉज करेंगे वो तो हुआ, बट थोड़ा सा एक हॉकिश स्किप था, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनका जो प्रोजेक्शन है आगे जाके, विच वाज अराउंड 5.1% इन मार्च, दैट विल गो टू 5.6% बाय दिस ईयर एंड।
जो इंडिकेट करता है कि ये साल एंड तक 2 रेट हाइक हो सकते हैं, जो कि पहले एक्सपेक्टेड था कि शायद ये साल के एंड तक एक रेट कट आ सकता है। वो अभी आई थिंक दैट इज फेडिंग आउट नाउ, और एक्सपेक्टेशन ये है कि ये साल में और 2 रेट हाइक आ सकते हैं। उस वजह से ही मेरे हिसाब से हमने एक नीजक रिएक्शन देखा है और सस्टेन कर रहा है प्राइसेस। लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है, ये स्टेटमेंट से ये निकल के आता है कि दे विल वेट फॉर द डेटा। तो अगर डेटा पॉइंटर्स इफ इट शोज दैट द इकोनॉमी इज स्लोइंग और इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है, तो आई थिंक दे माइट चेंज द स्टेटमेंट। नाउ दैट माइट बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड सिल्वर। तो मेरे हिसाब से जो आगे के डेटा से वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो फेड का जो इम्पैक्ट था वो अभी ऑलरेडी आ चुका है, अभी और ज्यादा उसके हिसाब से नहीं आएगा, बट जो आगे डेटास आएंगे दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज जॉबलेस क्लेम्स के डेटा है, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी क्रूशल। अगर वो थोड़ा सा सॉफ्टन होता है तो वी माइट सी अ रिबाउंड इन गोल्ड सिल्वर बोथ। और नेक्स्ट एफओएमसी मीटिंग जो कि जुलाई में होगा, उसके पहले एक इन्फ्लेशन और एक लेबर रिपोर्ट का प्रिंट आएगा, उसमें भी एक डायरेक्शन मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी अभी के लिए तो फेड का जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो चुका है, एंड वी हैव टू वेट फॉर फर्दर डेटा पॉइंटर्स। लेवल्स की बात करें तो गोल्ड में, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि 1930 1934 का लेवल काफी क्रूशल है स्पॉट में। उसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाता है तो वी माइट सी इट गोइंग डाउन टिल 1920। और सिमिलरली सिल्वर में 2320 का एक काफी अच्छा सपोर्ट है, अभी करीब 2350 के आसपास है। अगर 2320 या $23 के नीचे जाता है तो फिर थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। अदरवाइज आई थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बोथ इन गोल्ड एंड सिल्वर ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है गोल्ड सिल्वर दोनों में ही। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से जो करेक्शन देखने को मिल रही है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। और इनफैक्ट अगर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो व्यूअर्स को बता दें कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज 1 का जो पहला ट्रांच है वो अगले हफ्ते से ओपन हो रहा है। 19 जून से 23 जून तक ये रहेगा, तो आप इसके ज़रिए भी आप पैसे लगा सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का मौका आपके लिए ओपन हो रहा है। और जैसे अभी कह भी रहे थे रविंद्र, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली लेना चाहिए। अजय, आपका व्यू क्या रहेगा? पैसा लगाएं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ज़रिए, लॉन्ग टर्म का व्यू अगर किसी भी इन्वेस्टर का हो तो? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली। डेफिनेटली देखा जाए जिस ढंग से गोल्ड ने पिछले 2 साल में परफॉर्मेंस दिया है और जो अनसर्टेनिटी या बाकी में रिस्क फैक्टर है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड काफी अच्छा रहेगा। अभी भी मुझे लगता है कि अगले 1 साल की बात करें तो 12 से 14% का रिटर्न आराम से दिखा सकता है। और गोल्ड बॉन्ड में खास करके इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो एक लुक्रेटिव चीज है एज कम्पेयर टू बाकी अदर असेट्स, अदर एवेन्यूज से। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल गोल्ड सोवरेन बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी 12 से 14% तो 1 साल का, बट अगर हम लॉन्गर टर्म देखते हैं तो अभी भी गोल्ड आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। ओके, चलिए, तो ये बात हुई गोल्ड सिल्वर दोनों की ही डिप्स पर लेना चाहिए लॉन्ग टर्म का व्यू हो। लेकिन हाँ, आगे के लिए जो डेटा पॉइंट रहेंगे, फिर चाहे वो इन्फ्लेशन के नंबर्स हों, जुलाई की फर्दर मीट हो, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, और यहाँ पर एक क्विक व्यू ले लेते हैं रविंद्र का, क्योंकि अगेन इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखेंगे तो $73 के आसपास आ चुका है। ब्रेंट थोड़ा नीचे आया है अपने ऊपरी लेवल से, और सिमिलरली घरेलू बाजार में भी दबाव देखने को मिला है। कच्चे तेल में क्या व्यू रहेगा? ऑल्दो अगर आप पिछले कई सेशंस का ट्रेंड देखेंगे तो इसी रेंज में कच्चा तेल घूमता हुआ दिखाई दिया है। क्या व्यू रविंद्र इन स्तरों से? बिल्कुल दीपाली, मेरे हिसाब से हमने जो पिछले बार कहा था $67 से लेके $74 का एक इमीडिएट रेंज रहेगा इसका, तो वही रेंज में है। फिर से हमने एक बाउंस बैक देखा टुवर्ड्स $70। लेकिन जो फैक्टर्स है वो अभी भी थोड़े से नेगेटिव है। इन्वेंट्री डेटा देखे तो वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट इन्वेंट्रीज एज वेल एज क्रूड इन्वेंट्रीज बढ़ के आए हैं, लेकिन यूएस का आउटपुट जो है वो थोड़ा सा गिरा है। दैट हैज गिवन सम रिस्पाइट। उसके अलावा अगर देखें तो जो चाइना से डेटा निकल के आए हैं वो भी डिसअपॉइंटिंग थे, बट चाइना से जो एक रेट कट हुई है, आई थिंक वो थोड़ा बहुत सपोर्ट किए हुए मार्केट को। लेकिन अगर प्राइस एक्शन देखें तो मेरे हिसाब से $67 एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है। उसके नीचे जाता है तो देन अगेन वी माइट सी समवेयर अराउंड $65, लेकिन फिर ओपेक एक्शन में आ सकता है फिर से। तो मेरे हिसाब से अभी भी एक टाइट रेंज ही बना हुआ है। 67-74 इज द इमीडिएट रेंज, और अगर आप एक्सट्रीम सपोर्ट देखें तो $64 के आसपास है। वही अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में 5,550 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाता है तो फर्दर वीकनेस हम देख सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि 5,550 से लेके 5,850-900 का रेंज होना चाहिए क्रूड ऑयल।
ठीक है, क्विकली अजय, स्पाइसेस पर क्या व्यू है? टर्मरिक वापस से तेजी के एक्शन में 8500 के पर प्राइसेस आ चुके हैं, यहां से और तेज होगा, प्रीवियस हाईज पार करेगा? हाँ बिल्कुल, टर्मरिक की बात करें तो पहला चीज हमने पिछले 2 सालों में भाव में इतनी गिरावट देखी कि इस बार उम्मीद है कि 20% से ज्यादा की स्विंग में ड्रॉप आएगा। साथ में वेदर जैसे डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, ये भी प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइसेस में एक अच्छा खासा जंप आया है। हो सकता है यहाँ से थोड़ा पुल बैक जरूर दिखा दे 84-85 की रेंज में, बट लेके चलिए ऊपर में 92-95 तक का भी रेंज अगले महीने 1.5 महीने में दिखा देगा। फंडामेंटल काफी मजबूत है। अदर स्पाइसेस में अगर हम जीरे की बात करें, कल के सेशन में 50,000 का लेवल हमने पहली बार जीरे में छूते हुए देखा। फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी स्ट्रांग है। और हम देख रहे हैं कि सीरिया तुर्की में जो मौसम थोड़ा सा बिगड़ा था, उसकी वजह से यील्ड में लॉसेस की वजह से ये रैली अप आई थी। कहीं ना कहीं प्राइसेस एक टेक्निकल पुल बैक पे टिका हुआ जरूर है कि आ सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 52-200 तक के भी रेंज दिखा सकते हैं। लास्ट अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया के अंदर प्राइसेस कहीं ना कहीं 6000 का बेस बनाकर उठने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक कंसोलिडेशन है धनिया में। कल 4% की सर्किट के बाद आज थोड़ा बहुत पुल बैक आया था बीच में, बट मुझे लगता है 6550 से 6600 तक का भी लेवल हम धनिया में देख पाएंगे। तो ओवरऑल जीरा, धनिया एंड हल्दी तीनों में ही बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लेके काम करना चाहिए। ओके, चलिए, तो टर्मरिक स्पाइसेस पर व्यू पॉजिटिव, खरीदारी का व्यू 9200-9500 के लेवल्स के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं टर्मरिक में। और इनफैक्ट हमने पिछले 2 दिनों में स्पाइसेस पर काफी चर्चा की भी है। व्यू यही मिला है कि अब नई तेजी यहां से टर्मरिक में देखने को मिलेगी। शुक्रिया रविंद्र और अजय, आप दोनों का ही आने के लिए शो में अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।